गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। आज मैं फिर एक्सेलेंस क्लासेज बिरौल के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आ गया हूँ। आपको याद होगा कि कल हम लोग कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत कैसे करें, इससे रिलेटेड पहला वीडियो देखे थे। अगर कोई भी स्टूडेंट कल का पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसे देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और उस वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप आज का वीडियो कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कंपटीशन की शुरुआत कैसे करें। इससे रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा यदि आप कल के वीडियो को और आज के वीडियो को कंबाइन करके देख लीजिएगा। चलिए एक बार मैं फिर से आपको रिकैप करा देता हूं कि कल के वीडियो में मैंने क्या सब आपको बताया था। आपको ध्यान में होगा कि कल मैंने आपको दो टॉपिक के बारे में पूरी तरह से बता दिया था। एक मैथ के बारे में, मैथ की शुरुआत कैसे करें, मैथ में क्या सब आता है एग्जाम में और हमें क्या सब पढ़ना है। डिटेल से मैं उस वीडियो में इस बात को एक्सप्लेन कर चुका हूं। और उसके बाद मैंने कल के वीडियो में आपको जीके जीएस के बारे में थोड़ा सा बताया था कि जीके जीएस के कितने सारे खंड हैं, हमें क्या सब पढ़ना है, जनरल साइंस में क्या सब आता है। अब उस सब के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा जब मैं सेपरेट सब पे वीडियो बनाऊंगा। जैसे आज का ये दोनों वीडियो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं अब पॉलिटी की शुरुआत करूंगा और चैप्टर वाइज आपको पढ़ाता चलूंगा। फिर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, तो मैं वहां आपका रिप्लाई दूंगा। तो चलिए उससे आगे आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल मैंने आपको मैथ के बारे में और जीके के बारे में बता दिया था। आज सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताता हूं। आपको ध्यान में होगा कि कल मैंने एक बात पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि यदि आप सेंट्रल एग्जाम देते हैं तो आपके लिए इंग्लिश बहुत ही मायने रखता है। जैसे कोई सीजीएल का एग्जाम देने जाता है या कोई एलडीसी का एग्जाम देने जाता है या सेंट्रल कोई भी एग्जाम देता है तो उसके लिए इंग्लिश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो बिना इंग्लिश का क्वालिफाई नहीं कर सकता है। लेकिन मैंने कुछ आपको ऐसे एग्जाम बताए थे जो आप विदाउट इंग्लिश भी क्वालिफाई कर सकते हैं। यदि किसी बच्चा का इंग्लिश बहुत वीक है और यदि वो बिहार से रिलेटेड कोई एग्जाम देता है या केवल आर्मी का एग्जाम देना चाह रहा है या पुलिस का एग्जाम देगा या रेलवे का एग्जाम देगा तो वो इंग्लिश को छोड़ भी सकता है या वो 10th लेवल तक का थोड़ा बहुत तैयारी करके काम चला सकता है। लेकिन यदि कोई सेंट्रल एग्जाम देगा तो इंग्लिश स्ट्रॉन्ग करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में क्या सब आता है। बच्चों, किसी को ऐसा लगता है कि उसका इंग्लिश बहुत ही वीक है, 12th तक उसे अच्छे मार्क नहीं है, तो उसको कैसे इंग्लिश में अच्छा मार्क आएगा। तो आज आप इसको देखने के बाद आपका डाउट दूर हो जाएगा कि आपके तेज होने से या कमजोर होने से इंग्लिश में आपका मार्क बहुत ज्यादा इफेक्टेड नहीं होगा यदि आपका डिटरमिनेशन बहुत ही स्ट्रांग हो। ऐसा नहीं है कि 12th में जिसको 90+ मार्क इंग्लिश में आया है वो अभी सीजीएल के एग्जाम में बैठेगा तो वो बहुत बढ़िया स्कोर कर लेगा या वो एलडीसी के एग्जाम में बैठेगा तो बहुत बढ़िया स्कोर कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत ही डिफरेंट है। सबसे पहले आप ये देखिए कि आप अभी 12th तक जितना पढ़ के आए हैं उससे मैक्सिमम अगर हम 200 मार्क का देखें तो उसमें 20 ही मार्क 25 मार्क मैक्सिमम कवर हो पाएगा। इधर का सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है। अगर मैं इंग्लिश के सिलेबस को बांटूं तो दो तरीके से बांट सकता हूं। एक पहला पार्ट मैं वोकेब को दूंगा और दूसरा पार्ट ग्रामर। मेरे प्रिय स्टूडेंट, वोकेब का कंपटीशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। वोकेब आपको 5000+ नया वर्ड याद करना होगा और ये ऐसा वर्ड सामान्यतः होगा जो आपको 12th तक नहीं मिला होगा। अब ये उस बच्चा के लिए भी सेम ही है जो जिसको इंग्लिश बहुत ही आता है और जिसको बिल्कुल नहीं आता है उसके लिए भी एक ही जैसा है। क्योंकि जैसे कोई भी वर्ड है, कोई ऐसे जैसे फैक्ट्री साइड एक वर्ड है, जैसे कि ऑर्फन एक वर्ड है, ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे कैलीग्राफी, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग इज कॉल्ड कैलीग्राफी। अब ऐसा बहुत सारा वर्ड है जो पहली बार आप सुनेंगे
तो आपको मुख्य रूप से वोकेब याद करना है, इसमें समझना नहीं है। अगर आप डिटरमाइंड होकर घर पे बैठे और सोचे कि 20 वर्ड प्रत्येक दिन याद करेंगे तो आपका इंग्लिश खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएगा। और इसमें कई सारे पार्ट होते हैं, जैसे वोकेब में आपको क्या पूछे, अगर हम सिलेबस को देखें तो 50% प्लस वोकेब ही रहता है और 30% प्लस के आसपास ग्रामर रहता है। कुछ पैसेज दिया रहता है, जैसे वोकेब में कई सारा चीज आपको आएगा। अब वोकेब में क्या सब आएगा वो मैं एक्सप्लेन करके आपको बता देता हूं। जैसे सबसे पहले सिनोनिम्स, सिनोनिम्स इसे शॉर्ट में हम साइनो भी कह सकते हैं, पर्यायवाची। जैसे आप हिंदी में याद किए होंगे कि सूर्य का दिनकर होता है, उसी तरह इंग्लिश में आपको कुछ भी दे देगा और जैसे 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से जो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन आपको लगता है उसको टिक करना होगा। जैसे कोई भी वर्ड आपको दे दिया, जैसे कि मैं एक वर्ड देकर आपको बता रहा हूं, जैसे एक वर्ड है एगर। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे क्लेवर, जैसे दूसरा ऑप्शन है इंथुसियास्टिक, जैसे क्यूरियस, और एक वर्ड है डिवोटेड। अब आप इसमें देख सकते हैं यहां एगर वर्ड दिया हुआ है और ये स्टेनोग्राफर का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब एगर का सिनोनिम्स इसमें से ढूंढना है, आपको उस पे टिक करना है जो एगर का सिनोनिम्स है। अब ये जो वर्ड है ना, इसमें बहुत सारा ऐसा वर्ड ही देगा जो आप 10 तक या 12 तक सुने नहीं होंगे, सबको नया याद करना है। अब जैसे अगर आपको एगर का मीन्स पता है तभी आप इसमें से टिक कर सकते हैं। जैसे अगर आपको पता है क्लेवर मतलब चला, लेकिन एगर का मीन्स नहीं पता है तो आपको नहीं पता चलेगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको एगर का मतलब पता होना चाहिए। जैसे एगर मतलब होता है जिज्ञासु या उत्सुक। अब आप देख लीजिए, अब इसमें से जिस वर्ड का मतलब उत्सुक या जिज्ञासु होता है उसको टिक कर देना है, वही आंसर हो जाएगा। जैसे क्लेवर मींस चालाक होता है, एंथुसियास्टिक मतलब होता है उत्साही, जैसे डिवोटेड मतलब होता है समर्पित, और क्यूरियस मतलब जिज्ञासु। तब हमारा आंसर क्या हो गया? क्यूरियस। तो ऐसे ही करके एग्जाम में वर्ड आएगा। ये हुआ सिनोनिम्स, मींस जो सबसे ज्यादा अर्थ में समानता रखता है उस वर्ड को हमें टिक करना है। और जब आप 3-4 हजार वर्ड याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। वो कहां से याद करना है, कौन सा वर्ड याद करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा, आप बस पेशेंस रखिए। तो आप सिनोनिम समझ गए। साइनो का मतलब क्या होता है? जैसे अक्सर आप डरते रहते हैं कि साइनो क्या है। कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे जो पहले से शहर में करते हैं आपको आके डरा देते हैं, साइनो N2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो डरना नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। साइनो मतलब वही बच्चा वाला पर्यायवाची। आप कह दीजिए मैं जानता हूं ये वही पर्यायवाची है जिसको केजी क्लास से पढ़ रहा हूं। दूसरा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स हिंदी में अगर हम देखें विपरीतार्थक शब्द। अब आपको याद ही होगा, बचपन में भी आप पढ़े होंगे, जैसे आकाश का पाताल, दिन का रात, इस तरह से जो आप पढ़े हैं उसी तरह इंग्लिश में भी आएगा। और उसका आपको एंटोनिम्स बताना है, उसमें बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा वो आपको ढूंढ के बताना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देता हूं कि कैसे आपको बताना है। देखिए आपके सामने मैंने एक वर्ड रखा है जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, माइनर। अब यहाँ माइनर वर्ड लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, और 4 ऑप्शन दिया गया है। जैसे हैवी दिया गया है, टॉल दिया गया है, मेजर दिया गया है और बिग दिया गया है। ये बैंक पीओ में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हमें एंटोनिम्स ढूंढना है। अब इस सिनोनिम्स हमें ढूंढना होता तो हम माइनर जो अर्थ रखता है वैसे ही अर्थ रखने वाले वर्ड को टिक करते, लेकिन यहाँ हमें एंटोनिम्स ढूंढना है। मींस इसका जो अर्थ है उसका बिल्कुल अपोजिट अर्थ वाला वर्ड। जैसे अब आपको सबसे पहले माइनर का अर्थ पता होना चाहिए। जैसे माइनर मतलब होता है छोटा। अब इसमें छोटा जिस वर्ड का अर्थ है, अब छोटा, अब हिंदी में सोचिए छोटा का उल्टा क्या होगा? बड़ा। तो माइनर मतलब छोटा होता है। अब देख लीजिए हैवी मतलब भारी होता है, टॉल मतलब लंबा होता है, बिग मतलब बड़ा होता है, और मेजर मतलब बड़ा होता है। तो
माइनर का एंटोनिम्स मेजर होता है। अब पढ़े होंगे जैसे स्मॉल का बिग होगा, अगर यहाँ स्मॉल होता तो बिग होता, लेकिन यहाँ माइनर है तो मेजर होगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया? मेजर। तो अब समझ गए एंटोनिम्स क्या होता है। तो सबसे पहले दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि सिनोनिम्स, दूसरा एंटोनिम्स। अगर 50 नंबर का इंग्लिश पूछा जाता है तो 5 नंबर का समानिता एंटोनिम्स आएगा और 5 नंबर का सिनोनिम्स आएगा। जैसे सीजीएल में 200 के मेंस होता है इंग्लिश का, तो 10 नंबर का सिनोनिम्स आता है और 10 नंबर का एंटोनिम्स आता है। ये कुछ नहीं है, ये बस याद करने वाला वर्ड है। तीसरा टाइप है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें क्या है, ये देख के आप डर गए होंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब बहुत सारे वर्ड के बदले में एक वर्ड, जो बहुत सारे वर्ड को सब्स्टिट्यूट कर दे, हटा दे। जैसे बचपन में पढ़े होंगे अनेक शब्द का एक शब्द, उसी तरह इंग्लिश में ये है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब हिंदी में क्या होता है ना कि हमको खुद ही फील आने लगता है, जिसके 4 भुजा हो, चतुर्भुज। अब इंग्लिश में बोल दूं कि जिसके 4 हैंड हो तो फील नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश में हम लोग का माइंड का कंडीशनिंग नहीं हुआ है। जैसे मैं हिंदी में बोल दूं ऐसा बच्चा जिसका माता पिता नहीं हो तो हर कोई बता देगा अनाथ, लेकिन इंग्लिश में बोलूं ए चाइल्ड हु हैज नो पेरेंट्स, जल्दी आप जब तक याद नहीं रहेगा तब तक नहीं होगा। तो इसमें आपका इमोशन नहीं काम करेगा, दिल की आवाज पे आप टिक नहीं कर सकते हो, आपको याद करना होगा। जैसे कि ऑप्शन दे देगा, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में कोई क्वेश्चन आया ए चाइल्ड हु हैज नो पेरेंट्स, अब ऑप्शन दिया रहेगा, उस ऑप्शन में जो सही होगा वो आपको टिक करना है। जैसे ए वुमन हु हैज नो हस्बैंड, एक ऐसी महिला जिसका पति नहीं हो। अब इंग्लिश में तो आपको पता है, हिंदी में तो आपको पता है इसको विधवा कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में विडो आपको याद रखना होगा। जैसे हिंदी में आपको पता है कि अनाथ होता है, लेकिन इंग्लिश में आपको ऑर्फन याद रखना होगा। ऐसा बहुत सारा वर्ड है, जैसे द ग्रुप ऑफ आइसलैंड इज कॉल्ड आर्कियोपेलिगो, अब ये आपको याद रखना होगा। ए डॉक्टर ऑफ स्किन इज कॉल्ड ड्रामाटोलॉजिस्ट। ऐसे करके बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आपका काम होगा। तो ये जो होता है, ए किलर ऑफ हिज ब्रदर इज कॉल्ड फ्रैट्रिसाइड, किलर ऑफ हिज फादर इज कॉल्ड पैट्रिसाइड। ऐसे करके बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको याद रखना होगा। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग मतलब सुंदर हस्तलेखन की कला। अब हिंदी में तो आप कह दीजिएगा सुलेखन, लेकिन इंग्लिश में आपको याद रखना होगा कैलीग्राफी। ऐसे बहुत सारे चीजों का स्टडी होता है, वो आपको याद रखना होगा। तो इसके जो बुक मैं आपको बताऊंगा या बहुत सारा मार्केट में बुक उपलब्ध है जिसमें आपको 500 के लमसम में वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद रखना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो आपको काम हो जाएगा। तो ये 3 टाइप हो गया, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अगर हम 200 मार्क के आधार पे देखें तो 10 नंबर का सिनोनिम्स आता है, 10 नंबर का एंटोनिम्स आता है और 20 नंबर तक का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है। 20 10 30 10 40 यही हो जाता है। उसके बाद आता है मेरे दोस्तों आइडम्स एंड फ्रेजेस, 10 नंबर का आता है। इसको मिटा देता हूं मैं, समझ में आ गया होगा आपको। आइडम्स एंड फ्रेजेस। अब इसमें आपको आइडम्स एंड फ्रेजेस दे देगा, मतलब बहुत सारा वर्ड दे देगा जिसका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है लेकिन उसका मीनिंग कुछ और होता है। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं, जैसे ए रेड लेटर डे। अब देखिए यदि हम इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएं तो क्या होगा, ए रेड लेटर डे, एक लाल अक्षर का दिन, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है, एन इंपोर्टेंट डे, एक महत्वपूर्ण दिन। जैसे एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब देखिए अर्थ नहीं लग रहा है, एप्पल मतलब सेब, उससे अर्थ नहीं आ रहा है, इसका मतलब होता है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण, रीजन ऑफ फाइट। जैसे ऐसा बहुत सारा वर्ड आपको मिलेगा। तो ये जो है इस तरह का जो वर्ड है इसको आइडम्स एंड फ्रेज कहा जाता है। जैसे ए रेड लेटर डे दे देगा, उसमें ऑप्शन आपको दे देगा, जैसे एन इंपोर्टेंट डे, ए बैड डे, कुछ और दे देगा। जैसे होता है ए मैन ऑफ लेटर, ए मैन ऑफ लेटर मतलब शाब्दिक अर्थ क्या बन रहा है, अक्षर का आदमी, लेकिन इसका मतलब होता है ए लर्नेड पर्सन,
एक विद्वान व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा जानकारी हो, तो इसे आइटम्स एंड फ्रेज कहते हैं। तो ये भी 10 नंबर तक का आता है एग्जाम में, तो ये भी आपको याद ही करना होगा, इसमें कुछ नहीं है। अब लेकिन 12 तक जो भी पढ़ के आए, किसी को आइटम्स एंड फ्रेजेस नहीं पता है, किसी को वर्ड सब्स्टिट्यूशन नहीं पता है, जो तेज है उसको भी और जो कमजोर है उसको भी, दोनों के लिए एक ही समान है। आपको बैठ के डिटरमाइन होके बस याद करना है, बैठ के रट्टा लगाना है, रटना है, बस समझने वाला ज्यादा है नहीं इंग्लिश का सिलेबस। तो आइटम्स एंड फ्रेजेस आएगा, उसके बाद स्पेलिंग एरर। आपको ध्यान होगा मैंने बताया था परसों के वीडियो में कि अब 12th के एग्जाम में भी स्पेलिंग एरर आ रहा है, तो अब स्पेलिंग एरर आएगा। बहुत सारा वर्ड है जैसे कि एलगी, जैसे कि बैलून, जैसे कि कमिटी, ऑक्यूपेशन, एम्बेसडर, ऐसा बहुत सारा, कमीशन, जैसे कमीशन है। अब COMMISSION, अब जो भी डबल लेटर वाला वर्ड है उस पे आपको ध्यान देना होगा। अब कंपटीशन की तैयारी करेंगे, वर्ड देखेंगे, प्रीवियस 10-20 साल का क्वेश्चन देख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आएगा इस तरह। ये जो 6 टाइप है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, वो आता है एग्जाम में। जैसे देख लीजिए एंटोनिम्स, साइनोनिम्स, वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आइटम्स एंड फ्रेज और स्पेलिंग एरर। इसके बाद जितने सारे चीज हैं उसमें ग्रामर के नॉलेज का टेस्ट होगा। इसको मैं मिटा देता हूं, अब ग्रामर को एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए ग्रामर वाले पोर्शन में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ग्रामर में सबसे पहले अभी तक जो आप पढ़े हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन डिफरेंस है, क्वेश्चन पूछने में डिफरेंस है। आप 10th और 12th तक वो पढ़े हैं जो सामान्य रूल है, लेकिन आपके एग्जाम में वो आएगा जो एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन बेस्ड जो रूल होता है। जैसे हम लोग सामान्यतः पढ़े हैं किसी नॉन के अंत में एस या एस लगा होता है तो प्लूरल होता है, और एस या एस नहीं लगा हुआ हो तो सिंगुलर होता है। लेकिन अब हमें एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा जो इसका एक्सेप्शन है। जैसे न्यूज, अब न्यूज में एस लगा हुआ है लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है, न्यूज के साथ इसका प्रयोग होता है। जैसे एथिक्स, अब एथिक्स में एस लगा हुआ है लेकिन ये सिंगुलर है। अब जैसे कि बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसका प्लूरल होता ही नहीं है, जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर में आप एस नहीं लगा सकते। अब जैसा बहुत सारा वर्ड है जो देखने से सिंगुलर लगता है लेकिन उसका प्रयोग प्लूरल की तरह होता है, जैसे कि पुलिस, जैसे कि पब्लिक। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ग्रामर में सबसे पहले आपको कॉमन एरर, आप जितने सारे 12 तक टॉपिक पढ़े हैं 20-25 चैप्टर का, जैसे नॉन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, जितने सारे चैप्टर को मैंने डिस्कस किया था 12th वाले सिलेबस में, वो सारे चैप्टर इधर रेलेवेंट हैं, लेकिन पूछने का तरीका बदल जाएगा। इसमें अलग तरीके से पूछेगा कॉमन एरर। इसमें 5 पार्ट दे देगा, आपको गलती फाइंड करना होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे एक लाइन मैं लिखता हूं, राम हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 hours। अब देखिए ये एक लाइन है, राम हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 hours। अब इसको 2-3 पार्ट में मैं बांट देता हूं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट और एक ई पार्ट होता है जिसमें आप देखिएगा लिखा रहता है नो एरर। मतलब अगर आपको इसमें से जो पार्ट एरर वाला लगता है जिस पार्ट में गलती है वो आपका आंसर होगा। आपको लग रहा है पहला पार्ट में गलती है, ए टिक कीजिए। लग रहा है दूसरा पार्ट में गलती है, बी टिक कीजिए। लग रहा है तीसरा पार्ट में गलती है, सी टिक कीजिए। लग रहा है चौथा पार्ट गलत है, डी टिक कीजिए। आपको लगता है सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं है, आप नो एरर टिक कीजिए। अब देखिए इसमें गलती ढूंढिए। अब देखिए आप, मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आप सभी लोग बचपन में 10th में भी पढ़े होंगे, 8th में भी पढ़े होंगे कि सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। जैसे राम थर्ड पर्सन है तो इसके साथ हैज का तो प्रयोग है, लेकिन यहाँ फॉर और सिंस का प्रयोग पढ़े होंगे। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है और फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के साथ होता है। यहाँ देखिए 2 hours पीरियड ऑफ टाइम है, लेकिन यहाँ सिंस का प्रयोग दिया हुआ है। यहाँ क्या होना चाहिए था, 4 2 hours। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी, क्योंकि ये पार्ट गलत है। तो इस तरह से कॉमन एरर आता है। बहुत सारा चीज आ जाएगा एग्जाम में, वही सारे चैप्टर होंगे, वही नरेशन होगा, लेकिन उससे कॉमन एरर आएगा। तो 200 मार्क का जो इंग्लिश पूछा जाता है सीजीएल के मेंस में, उसमें 10 मार्क का और कभी कभी 20 मार्क का कॉमन एरर से आता है।
और 50 मार्क का अगर इंग्लिश रहेगा तो मैक्सिमम 5 मार्क तक कॉमन एरर से आएगा। दूसरा रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, ये भी एग्जाम में आएगा। इसमें 4 सेंटेंस को अलग अलग तरीके से 4 पार्ट लिख के दे देगा और आपको ऑप्शन मिलेगा कि उसको इस तरह से रखिए ताकि सेंटेंस करेक्ट दिखे, ताकि सही सेंटेंस का निर्माण हो। जैसे एग्जांपल देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मैं एक बहुत ही इजी एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे एग्जाम में नहीं आएगा समझने के लिए। जैसे ए पार्ट में लिखता हूं राम, बी पार्ट लिखता हूं मैंगो, सी पार्ट लिखता हूं इट्स और डी पार्ट लिखता हूं ए। अब देखिए ये है, अब ऑप्शन सब मैं डाल रहा हूं। पहला ऑप्शन है ए बी सी डी, दूसरा ऑप्शन है बी सी डी ए, तीसरा ऑप्शन है सी डी बी ए और चौथा ऑप्शन डाल रहा हूं ए सी डी डी। अब देखिए ये अरेंजमेंट है। अब आपको 4 पार्ट दे दिया है सेंटेंस का, उससे आपको ऐसे सजाना है ताकि सही सेंटेंस का निर्माण हो। ये जितना आपका ग्रामर मजबूत रहेगा और आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ठीक होगा। अब इसको इस तरह से सजाना है। अब ये सेंटेंस है तो ये तो हम लोग अभी आसानी से सजा देंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है राम इट्स ए मैंगो होगा, इट मींस ए राम, इट्स सी ए मींस डी और बी मैंगो, मतलब ए डी सी बी और ए सी डी बी मतलब चौथा होगा। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि रीअरेंजमेंट क्या होता है। इसको बाद में लेंगे, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ये सब नहीं होगा, ये सब गलत है। तो ये रीअरेंजमेंट होता है, ये भी 10-10 मार्क का आता है एग्जाम में। 50 मार्क वाले इंग्लिश में हो सकता है रीअरेंजमेंट नहीं भी पूछे, नहीं भी पूछता है। तीसरा आपको फिल इन द ब्लैंक्स आता है। फिल इन द ब्लैंक्स 2 रूप में पूछता है। कभी कभी सीधे आपको लाइन दे देगा, उसको फिल करना होगा, उसमें प्रीपोजिशन आपको फिल करना होगा, और कभी कभी पैसेज के रूप में देता है। एक बड़ा सा पैसेज दे देगा, उसमें 10 जगह खाली होगा, उसमें आपको भरना होगा। तो वो आपका जितना इंग्लिश स्ट्रांग होगा उतना आप हल कर दीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स आता है और यही ग्रामर से इतने ही टाइप के आते हैं। इसके बाद हम लोग देखें मुख्य रूप से पैसेज आता है। पैसेज अनसीन पैसेज जो आप 12 में भी हल किए होंगे। अभी यूपीएससी और सीजीएल सब में तो आपको पैसेज ही बहुत मार्क दिला देगा। ये मुफ्त का नंबर होता है, बस आप अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करते जाइए तो आप पैसेज आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। और इसके लिए आपका कॉम्प्रिहेंशन पावर स्ट्रांग होना चाहिए, पैसेज सॉल्व करने आना चाहिए। जैसे सीजीएल के एग्जाम में 200 में 40 मार्क केवल पैसेज से आता है। जैसे यूपीएससी के सीसेट में आपको हिंदी में भी और इंग्लिश में अकेले पैसेज ही क्वालिफाई कराने की क्षमता रखता है। तो पैसेज आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है। तो एक बार अच्छे से आप देख लीजिए कि क्या सब आता है। वोकैबुलरी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कमजोर और तेज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको बस याद करना है। डेडिकेटेड होके अगर 1995 से 2020 तक का अगर आप प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन सभी वर्ड याद कर लेते हैं तो एसएससी सीजीएल वर्ड को रिपीट करता है, वही आएगा एग्जाम में। आपको कम से कम 500 प्लस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर लेना है, 5000 करीब नया वर्ड याद करना है। सिनोनिम्स आएगा, एंटोनिम्स आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, आइटम्स एंड फ्रेज आएगा, स्पेलिंग एरर आएगा। उसके बाद ग्रामर में देखिए कॉमन एरर आएगा, रीअरेंजमेंट आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा और पैसेज आएगा। ये मुख्य रूप से आता है। इसके अतिरिक्त और भी कुछ टाइप्स हैं, लेकिन ये नॉर्मली ऐसे टाइप्स हैं जो एसएससी में या एमटीएस में यही सब बार बार रिपीट करता है। तो आप समझ गए। अब आपको मैं ज्यादा बुक नहीं, 2 बुक प्रेस्क्राइब करूंगा। अगर ये 2 बुक आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। मैं बार बार आपको कहता हूं 20 बुक नहीं उठाना है मार्केट से, सब में 2-2 बुक पढ़ना है। जैसे कॉमन एरर में मार्केट में बहुत सारा बुक अवेलेबल है, आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन मैं एसएससी एलडीसी का एग्जाम दिया हूं, 50 में मुझे 42 प्लस मार्क थे, लेकिन मैंने एक ही बुक पढ़ा था। तो आप इसको पढ़ के जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते कि इसका पूरा चैप्टर पढ़ लीजिएगा। मिरर ऑफ कॉमन एरर, ये अशोक सिंह का है, ये मिरर ऑफ कॉमन एरर ले सकते हैं। इससे बढ़िया कोई बुक आपको मिल जाए तो वो भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कोई भी लीजिए, उसको पूरा पढ़िए, लेकिन इसमें बहुत ही सरल तरीके से समझाया गया है। इसमें बहुत सारे चैप्टर है, जैसे नाउन चैप्टर है, प्रोनाउन चैप्टर है, और हर चैप्टर के बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर उसका एक्सप्लेन दिया हुआ है, और फिर प्रीवियस ईयर के 25 साल का दिया हुआ है। तो इसको अगर आप होल एंड सोल बना लेंगे, कॉमन एरर पे आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा, ग्रामर के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।
और आप वोकेब के लिए, ग्रामर का काम इससे हो जाएगा। वोकेब के लिए ये एक आर एस अग्रवाल का बुक है, एस चांद। जब मैं एलडीसी का तैयारी कर रहा था तो मैंने इसे होल एंड सोल याद किया था। इसका सॉल्यूशन भी मार्केट में आता है। अब बहुत सारा बुक मार्केट में उपलब्ध है, कोई भी ले सकते हैं। सब बुक एक ही काम करता है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक जगह कलेक्ट कर देता है और अलग पब्लिकेशन का नाम दे देता है। चाहे आप नीतू मैम का बुक लीजिए, केडी कैंपस का लीजिए, पैरामाउंट का लीजिए, सब वही काम करता है। किसी भी एक बुक का आप याद कर लेंगे तो सब हो जाएगा आपका। अभी एक ब्लैक बुक नाम से आया है, वो भी बहुत चलती में है। तो ये मुझे लगता है सफिशिएंट है। इसमें 10,000 के लमसम में वर्ड दिया हुआ है। अभी आप देखिए चैप्टर वाइज दिया हुआ है, जैसे एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स हैं, फिर ऐसे एंटोनिम्स दिया हुआ है। इसका सॉल्यूशन ले लीजिए, उसका ईच वर्ड आप टारगेट रखिए, आप 5,000 नया वर्ड आपको याद करना है, जिसमें आप ऐसे सोचिए ज्यादा नहीं, 20 वर्ड डेली आपको सीखना है। ज्यादा नहीं करना है, डेली 20 वर्ड सीखना है, नया याद करना है। तो एक महीने में कितना हो गया, 30 को 20 से गुना कीजिए, 600 हो जाता है। और एक साल में कितना हो जाएगा, 7200। तो एक साल तक अगर आप इंग्लिश में कोई काम मत कीजिए, 20 वर्ड डेली बस याद कीजिए इंग्लिश में, और कुछ भी नहीं कीजिए, तो एक साल में आप एसएससी सीजीएल के लिए लायक हो जाएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि 7200 वर्ड आपका। उसके बाद कुछ वर्ड आपको नहीं भी आएगा तो आप एलिमिनेशन मेथड से बना लीजिएगा। तो इंग्लिश के लिए आप कोई एक्सक्यूजेस नहीं बना सकते हैं कि मैं बिहार बोर्ड से हूं, मेरा इंग्लिश वीक है। मैं भी बिहार बोर्ड से हूं, हर बच्चा बिहार बोर्ड से होता है, लेकिन आपका सिलेबस पूरी तरह से रटने वाला है। अगर आप डिटरमाइंड होकर रटिएगा तो आपका इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगा। बिहार बोर्ड का बच्चा अक्सर इंग्लिश का रोता रहता है, लेकिन कहता है अच्छे टीचर नहीं है, अच्छे बुक नहीं है। लेकिन आप ट्रस्ट कीजिए, आपकी इंग्लिश का जो सिलेबस है उसमें टीचर की जरूरत नहीं है, आपको खुद की ज्यादा जरूरत है। आपको सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करिए। आप जैसे वोकेब रटना है, उसमें टीचर की क्या जरूरत है, आपको तो बैठ के रट लेना है। जैसे मैंने इंग्लिश के लिए आज तक कोई भी कोचिंग नहीं लिया है, तो आप याद कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो आई थिंक आपको इंग्लिश में कोई डाउट नहीं रह गया होगा। मैं इंग्लिश के हर चैप्टर पे आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे सॉल्व किया जाता है उसके लिए भी बनाऊंगा। उसके लिए आप कंटिन्यू मेरा वीडियो देखते रहिए। तो आपको अगर आज मैं जितना इंग्लिश के सिलेबस में बताया हूं उसमें किसी भी तरह का डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ लीजिएगा, या ग्रुप में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई थिंक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम दूसरे सब्जेक्ट पे डिस्कस करते हैं। चलिए 3 टॉपिक पे हम लोग बात कर लिए हैं। मैथ पे बात कर लिए, जीके जीएस पे बात कर लिए, इंग्लिश के बारे में मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया। अब रीजनिंग की बात करते हैं। मेरे दोस्तों रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। आप भारत का कोई भी एग्जाम देने जाइए, रीजनिंग आपका जान नहीं छोड़ेगा, रीजनिंग पूछा ही जाएगा। और स्पेशली पीटी में जो भी एग्जाम आप दीजिएगा तो पीटी में तो रीजनिंग सब में है। जैसे सीजीएल का एग्जाम दीजिएगा रीजनिंग रहेगा आपको पीटी में, जैसे आप कोई भी एलडीसी का एग्जाम दीजिए तो भी, जैसे बैंक में भी। हालांकि सीजीएल का मेंस दीजिएगा तो उसमें केवल मैथ और इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग नहीं रहेगा। जैसे रेलवे सबके एग्जाम में अगर इंग्लिश नहीं भी रहता है तो जीके जीएस के बाद रीजनिंग और मैथ रहेगा, रीजनिंग की वरीयता रहती है। जैसे बिहार एसएससी का भी एग्जाम दीजिएगा तो रीजनिंग रहेगा ही, यूपीएससी का एग्जाम दीजिएगा सीसेट में आपको रीजनिंग रहेगा। तो रीजनिंग आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है और काफी इजी भी है। आप में से बहुत सारे लोग रीजनिंग 12 तक नहीं पढ़े होंगे, इसलिए आपके लिए रीजनिंग सबके लिए एक जैसा है। लेकिन अगर कोई भी स्टूडेंट सीरियसली अच्छे से अगर 1 महीना पढ़ लेता है रीजनिंग को, 1-2 महीना, फिर उसको रीजनिंग कभी पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। जब भी वो एग्जाम देने जाएगा 15-20 दिन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेगा या प्रैक्टिस सेट लगा लेगा तो रीजनिंग का काम हो जाएगा। रीजनिंग में आपको 50 में 40 प्लस, लमसम में 45-46 स्कोर करना ही होगा और ये हो जाएगा। आपको इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत नहीं करना है, कोई बहुत बड़ा बुक नहीं खरीदना है। मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि मैं जब तैयारी करना स्टार्ट किया था तो उस समय आर एस अग्रवाल का एक बहुत ही मोटा बुक आता है, 700 पेज का खरीद लिया था, लेकिन कभी उसे पलट ही नहीं पाया क्योंकि उतना जरूरत ही नहीं होती है। और इसलिए कोई पतली सी एक बुक खरीदें और उसको होल एंड सोल कई बार बना लें और उसके बाद आप बस प्रैक्टिस सेट बनाइए। कोई मोटा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, उतना ज्यादा काम ही नहीं होता है। और 2 तरह के रीजनिंग अभी भी एग्जाम में आते हैं, एक वर्बल, एक नॉन वर्बल। लेकिन आपके एग्जाम में अभी भी वर्बल रीजनिंग की प्रधानता है, नॉन वर्बल की उतनी प्रधानता नहीं है। नॉन वर्बल पिक्चर वाला रीजनिंग आएगा, वर्बल पिक्चर वाला नहीं आएगा। तो वर्बल से ही 80% प्लस रहता है। अगर आपका वर्बल रीजनिंग स्ट्रांग हो जाता है तो नॉन वर्बल कुछ क्वेश्चंस रहेगा खुद ब खुद बन जाएगा। अब देखिए इसमें
एक ही बुक, कोई भी आप बुक ले सकते हैं। मैं आपको एक बुक बताऊंगा, ये लुसेंट का है, वर्बल रीजनिंग का। इसे होल एंड सोल बना लीजिए। आपको एसएससी, रेलवे, इस समय किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसको लेकिन पूरा पूरा बनाना है। अब वर्बल रीजनिंग में कई सारे चैप्टर हैं, जैसे एनालॉजी है, क्लासिफिकेशन है, कोडिंग एंड डिकोडिंग है, ब्लड रिलेशन है, दिशा और दूरी वाला है, ऐसे करके बहुत सारा चैप्टर है, पजल है, ऐसा करके बहुत सारा सेलोलिज्म है, पासा वाला क्वेश्चन है, ऐसे करके 20 चैप्टर करीब करीब इंपोर्टेंट है। उस 20 चैप्टर को मैं रीजनिंग के हर चैप्टर पे अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उस 20 चैप्टर को कई बार प्रैक्टिस करना है। और ये काफी इजी है, सबसे हो जाता है। अगर आप थोड़ा भी ढंग का स्टूडेंट हैं, थोड़ा भी करेंगे तो हो जाएगा। और आपका सबसे हल्का मैथ से हल्का, इंग्लिश से हल्का, जीके जीएस से हल्का, रीजनिंग सबसे हल्का आपका पोर्शन होगा। थोड़ा सा ही मेहनत से हो जाएगा और आसानी से आप समझ जाएंगे। आपको जिस भी चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जब मैं रीजनिंग का क्लास लूंगा तो उस चैप्टर सबसे पहले वीडियो बना दूंगा, ताकि आपका डर ही हट जाएगा। जैसे बहुत बच्चे कहते रहते हैं कि सेलोलिज्म बहुत हार्ड होता है, या ऐसा बहुत सारा चैप्टर का मैं नाम सुना हूं, बोलते रहते हैं ये चैप्टर बहुत हार्ड होता है। मैं सबसे पहले उसी पे वीडियो बनाऊंगा। रीअरेंजमेंट चैप्टर मैं सुनता हूं बहुत लोगों के मन में उससे थ्रेट रहता है, डर रहता है, उस पे मैं आपको वीडियो बना दूंगा। एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और ज्यादा याद भी नहीं रखना है, इसमें कोई थ्योरम वगैरह नहीं है ज्यादा। कुछ ट्रिक आप याद रखेंगे प्लस आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका काम हो जाएगा। इस तरह से मैंने आपको चारों पोर्शन को एक्सप्लेन कर दिया, मैथ का भी, रीजनिंग का भी, जीके जीएस का भी, इंग्लिश का भी। अब इस सबको पढ़ना है और आपको मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना है। और आपको सबसे पहले ये तय कर लेना है अब कि आप किस चीज पे फोकस करना चाहते हैं। रेलवे पे, एसएससी सीजीएल पे, जिस तरह से करना चाहते हैं, एक काम कीजिए, सबसे पहले उसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन खरीद लीजिए और एक प्रैक्टिस सेट ले लीजिए। जब आप पूरा पढ़ लेंगे सब कुछ, तो आपको एक ही काम करना है। देखिए 7 से 8 महीने का सिलेबस है, एक बार पूरा पढ़ लेना है और उसके बाद एक ही काम करना है, दिन में कुछ नहीं करना है। 8 महीने के बाद आपको दिन में 2-3 प्रैक्टिस सेट डेली लगाना है। 2-3 प्रैक्टिस सेट मींस एक प्रैक्टिस सेट में 200 क्वेश्चन रहता है, 2 प्रैक्टिस सेट लगाइएगा तो 400 क्वेश्चन। 400 क्वेश्चन का मतलब समझते हैं, 4 घंटा तो एग्जाम के अनुसार हुआ, आप 5 घंटा ले लेंगे घर पे, आपको घड़ी देख के बैठना है, 4 घंटा प्लस उसको चेक करना है, गलत को दूसरे कॉपी में लिखना है, मतलब 6 घंटा तो आपका रेगुलर स्टडी हो जाएगा। इतना आप करेंगे तो ट्रस्ट मी, 1 साल नहीं तो 1 साल में आपका बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बाद आपका एग्जाम निकलने लगेगा। अगर छूटेगा भी तो 1-2 मार्क्स से छूटेगा तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा, मैं पढ़ूंगा तो हो सकता है। ऐसे आप करेंगे तो 1 साल 2 साल जाते जाते आपका बहुत ही स्ट्रांग होगा। बहुत सारे एग्जाम का आप रिटन क्वालिफाई करने लगिएगा, ग्रेजुएशन जाते जाते आपका कट ऑफ अच्छा आने लगेगा, आप सीजीएल की एग्जाम बैठिएगा, क्रैक हो जाएगा। बट इतना करना है, सिलसिलेवार ढंग से करना है। देखिए पढ़ने में सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है रेगुलरिटी। अब ऐसा नहीं कि आज 12 घंटा पढ़ लिए, कल 1 घंटा भी नहीं पढ़े, आज पूरा दिन 5 प्रैक्टिस सेट लगा लिए, कल 1 प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए, ऐसा नहीं। आपको 2 ही प्रैक्टिस सेट लगाना है, हर रोज लगाना है। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं कुछ बातें और आपको बताना चाहूंगा। आजकल भारत के एग्जाम में, अधिकांश एग्जाम में देखिएगा 3 चीजें इंक्लूड है, या तो इंटरव्यू होगा, या टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है, या फिजिकल टेस्ट होता है। जो कोई भी अच्छा पोस्ट वाला एग्जाम है अफसर रैंक का, उसमें पीटी का एग्जाम होगा, मेंस का एग्जाम होगा, इंटरव्यू लिया जाता है। तो आप खुद को आंकिए, आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं। और मेहनत करने से सुधार होता है, लेकिन थोड़ा बहुत अपना स्थिति पता होना चाहिए। अगर आपका रिटेन थोड़ा सा भी वीक है, थोड़ा सा भी, तो आप फिजिकल करते रहिए, क्योंकि जिस एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होगा, जिस एग्जाम में इंटरव्यू होगा उसका रिटेन थोड़ा सा हार्ड होगा, और जिस एग्जाम में फिजिकल होगा उसका रिटेन थोड़ा इजी होगा। ये स्पष्ट है भारत के सभी एग्जाम के लिए। जैसे डिफेंस का कोई एग्जाम देने जाइएगा तो उसका रिटेन सीजीएल के अपेक्षा भी होगा, जैसे बिहार पुलिस का देने जाइएगा, आर्मी का देने जाइएगा, उसमें फिजिकल है, उसका रिटेन उतना स्ट्रांग नहीं होगा। आप थोड़ा बहुत जीके जीएस करके जाइएगा, अच्छे से आसानी से हो जाएगा। तो आपको फिजिकल करते रहना है। जिस एग्जाम में इंटरव्यू नहीं होगा, टाइपिंग होगा, आपको टाइपिंग स्पष्ट रूप से करना है। और सामान्यतः भारत का ये आंकड़ा है कि इंग्लिश का टाइपिंग आपको 32 स्पीड चाहिए और हिंदी का 30 चाहिए। ये ऑन एन एवरेज है, हालांकि कुछ एग्जाम में इससे अलग भी है, जैसे स्टेनोग्राफर में अलग है। तो आपको टाइपिंग रेगुलर करते रहना है। घर पे आपको 40 प्लस स्पीड रखना है। और अगर आप 6 से 7 महीने रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं 1-2 घंटे, तो आपका इतना स्पीड हो जाएगा। और आप एक चीज क्लियरली समझ लीजिए, आप जो कंप्यूटर का कोर्स करते हैं वो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, आपको टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, टाइप करना। इसलिए आप अपने प्राइवेट जॉब के लिए या नॉलेज के लिए कोई कोर्स करते
करते हैं टैली का या और भी बहुत सारा डिप्लोमा करते हैं, वो आप कर सकते हैं। लेकिन टाइपिंग आपको करना है, आपको एग्जाम में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा, टाइपिंग का स्पीड बढ़ाना है। आपके घर पे अवेलेबल है तो आप एक सिस्टम ले लीजिए, नहीं तो एक कीपैड ले लीजिए, घर पे 1-2 घंटा बैठ के उस कीपैड से अपना टाइपिंग का स्पीड बढ़ाइए। नेसेसरी रूप से ये सबको करना है। अगर आप जल्दी से जल्दी जॉब चाहते हैं तो आपको 2-3 चीज रेगुलर करना है। जैसे सुबह सुबह ऐसे भी फिजिकली भी आपका ठीक रहेगा, आप दौड़िए 2-3 किलोमीटर डेली दौड़िए। फिजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल अगर आप करिएगा तो आपका रिटेन थोड़ा वीक भी है तो आपका जॉब जल्दी हो जाएगा। आप टाइपिंग पे फोकस कीजिए, और जिसका रिटेन बहुत स्ट्रांग है वो अच्छा से तैयारी करे, उसको सीजीएल क्वालिफाई हो सकता है, आईटीओ इनकम टैक्स अफसर वो बन सकता है, लेकिन फिर उसको इंटरव्यू भी देना होगा। लेकिन मैं ग्रामीण बच्चों में से हर को सलाह दूंगा कि सब कोई फिजिकल कीजिए और अपना टाइपिंग कीजिए, और उसके बाद रिटेन भी रखिए ठीक। क्योंकि देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिकल निकल गया, रिटेन नहीं निकलता है, बहुत अफसोस होता है। क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे दोस्तों को जानता हूं जिसका फिजिकल उस बार निकल गया, लेकिन उस बार उसका रिटेन नहीं निकला, लेकिन उसके बाद आज तक उसको फिजिकल ही नहीं हुआ। जैसे 1-2 दोस्त को मैं जानता हूं जिसका दौर निकल गया उस बार आर्मी में, लेकिन फिर उसका रिटेन उस बार नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद वो 5 साल से स्ट्रगल कर रहा है, उसका आज तक दौर नहीं हुआ। अभी ऐसा ये जरूरी नहीं है कि इस बार आपका रिटेन हुआ है तो अगले बार होगा ही, क्योंकि ये डिफरेंट चीज है, ये आप मन से निकाल दीजिए। इस बार मैं यूपीएससी का पीटी क्वालिफाई किया हूं, अगले बार भी होगा, ऐसा नहीं होता है। मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को भी जानता हूं जो एक बार एलडीसी में रिटेन क्वालिफाई किया था, उस बार उसका टाइपिंग नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद आज तक 7 साल से वो रिटेन ही क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आपको ये अफसोस नहीं होना चाहिए, आप अपने फिजिकल को भी उतना ही स्ट्रांग रखिए, टाइपिंग को भी उतना ही स्ट्रांग रखिए, रिटेन को भी उतना ही स्ट्रांग रखिए। किसी वजह से कभी ऐसा नहीं हो कि रिटेन निकालने के बावजूद फिजिकल या टाइपिंग की वजह से आप छट जाएं, या कभी ऐसा नहीं हो कि आप दौड़ निकालने के बाद रिटेन की वजह से छट जाएं, क्योंकि फिर दोबारा ऐसा मौका आएगा ही, ये जरूरी नहीं है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे जल्दी जॉब प्राप्त कर सकते हैं, किन सब चीजों पे फोकस करना है। मैंने बुक भी आपको बता दिया, आपको 4-5 बुक ही लेने हैं। लुसेंट के 2 बुक ले लेना है, मैथ का 1 बुक ले लेना है, रीजनिंग का 1 लेना है, इंग्लिश का 2 ले लेना है। इस तरह आप 1500-1600 रुपया खर्च करेंगे तो आपका सब हो जाएगा। प्लस इसके बाद जब आप 6-7 महीना प्रिपरेशन करिएगा, फिर सबका एक प्रैक्टिस सेट लेना है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। तो आपका 2025 को एक बार आप इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो जनरल कंपटीशन में आपको फिर बुक नहीं खरीदना पड़ेगा। आप करंट अफेयर का पत्रिका खरीद सकते हैं। अब कल से मैं पॉलिटी स्टार्ट करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें चैप्टर वाइज आपको पढ़ाते जाऊंगा, ये भी बताता जाऊंगा कि कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आया है, कौन सा इंपोर्टेंट है। आपको काफी मजा आएगा वीडियो को देखकर, और आपका प्रिपरेशन घर पे रहते हुए बहुत ही अच्छे से होगा। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर आपको प्रिपरेशन में कोई भी हेल्प मिल रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देखिएगा, आप मेरा वीडियो का लिंक खोलिएगा तो सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरा कोई वीडियो बनते ही तुरंत आ जाएगा। बेल बटन को दबा दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट करिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है, डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है। अगर आप कमेंट करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। चैनल पे जाके नीचे कमेंट कीजिए कैसा लगा, फीडबैक दीजिए, कहीं कोई डाउट आ रहा है किस तरह का। अब जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट करके बताइए, और सब क्या चाहते हैं, कहाँ डाउट आ रहे हैं, ग्रुप में शेयर कीजिए। इस तरह से हम और आप जुड़ पाएंगे। इंटरेक्शन सेशन इसको बनाइए, ऐसा लगेगा कि हम और आप जुड़े हुए हैं, और मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत मजा आएगा, और आपको भी घर से पढ़ने में ही बहुत मजा आएगा। अब आप ये बहाना नहीं बना सकते हैं कि घर पे आपको बैठे हुए हैं, लॉकडाउन में है, रिसोर्सेज नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है। आप बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को फिर 2-3 बार देखिए। अभी क्लास से ज्यादा फायदा इसमें आपको है। क्लास में एक बार देखते हैं, समझ में नहीं आया, वो वर्ड चला जाता है, लेकिन जितने बार समझ में नहीं आता, वीडियो को 3-4 बार देख लीजिए। दोस्तों को भी बताइए। बहुत बच्चे को 12th का सब्जेक्ट चुनने में दिक्कत होता है, उस सब पे भी मैं सेपरेटली एक वीडियो बना दूंगा, उस सब में भी शेयर कीजिए और बार बार देखिए। इससे काफी मजा आएगा, और डेली देखिए, रेगुलर देखिए। चलिए, तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कल मैं फिर से एक वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन।